कंग्रेचुलेशंस ऑन बिकमिंग अ लैंडलॉर्ड इन दुबई। बहुत सारे लोग होंगे जिनके लिए ये कोई छोटा मोटा माइलस्टोन नहीं होगा। हाउएवर, अगर आप इन्वेस्टर हैं और अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे देना चाहते हैं तो मेक श्योर ये पूरी वीडियो देखें ताकि आपको सारे इन एंड आउट्स पता चल जाए कि यहाँ दुबई में किस तरह से प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया जाता है और किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे दिया जाता है। आज मैं आपको 11 पॉइंटर्स बताऊंगा। उन 11 पॉइंटर्स को आपको फॉलो करना है अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे देना है। सो बेहतर ये है कि आप इस चेकलिस्ट को फॉलो करें ताकि आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इवन अगर आप यूएई के अंदर ना भी हो। वैसे मैं एक वीडियो टेनेंट्स के लिए भी बना रहा हूँ क्योंकि टेनेंट्स को भी अपने राइट्स का पता होना चाहिए और उनको भी पता होना चाहिए कि किस तरह से और किन किन चीज़ों से उनकी प्रॉपर्टी जो वो जो रेंट कर रहे हैं उस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है, किन चीज़ों में वो निगोशिएट कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त हम बात करेंगे लैंडलॉर्ड पर्सपेक्टिव से। सो लेट्स टॉक अबाउट 11 थिंग्स बिफोर रेंटिंग आउट योर प्रॉपर्टी। विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन। मेरा नाम मोहम्मद वली खान है। प्रोडक्टिविटी और पर्सनल फाइनेंस पर मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करता हूँ। अगर इन दो चीज़ों के बारे में आप कंटेंट देखना चाहते हैं तो यू आर एट अ राइट प्लेस। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। उससे आपको जितनी भी फ्यूचर की वीडियोज़ हैं वो नोटिफिकेशन में ही मिल जाएंगी। सो लेट्स टॉक अबाउट 11 थिंग्स। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आपको 11 पॉइंटर्स दूंगा जिससे आपको अपनी प्रॉपर्टी को रेंट आउट करने में आसानी होगी और ऐसे पॉइंटर्स होंगे जिससे आपको शायद आपने पहले ना सोचा हो इस बारे में। लेट्स बिगिन। पहली चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि आप किस फैमिली को अपना प्रॉपर्टी दे रहे हैं और आपकी प्रॉपर्टी किस तरह की है। तो एक क्लीशे चीज़ है यूएई के अंदर कि आप गोरों को प्रॉपर्टी दें तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से रखते हैं अपनी अपनी लिविंग को, लेकिन ये एक क्लीशे ही है। इसमें कोई रियलिटी कुछ हद तक है लेकिन ज़्यादा नहीं है। हम इसको रेसिज्म की तरफ नहीं लेके जाते ज़्यादा। लेकिन अगर आप नॉर्मली बात करें तो आप बेसिकली देखें कि जिस फैमिली को भी आप प्रॉपर्टी दे रहे हैं आप कोशिश करें कि वो फैमिली ज़्यादा बड़ी ना हो। यानी कि अगर आपका 2 बेडरूम अपार्टमेंट है तो आप कोशिश करें कि जिनको आप प्रॉपर्टी दे रहे हो वो कपल प्लस 1 और 2 किड्स एट मैक्स। इससे ज़्यादा बड़ी कोई फैमिली नहीं होनी चाहिए क्योंकि जितनी बड़ी फैमिली होगी उतनी ही बड़ी तबाही होगी। तो बेहतर यह है कि आप फैमिली साइज़ को देखकर प्रॉपर्टी को रेंट आउट करें। सेकेंड पॉइंट ये है कि डील ऑन मिनिमम चेक्स। मिनिमम चेक्स का मतलब ये है कि लेट से यहाँ पर यूएई के अंदर आपको पता ही है कि चेक्स के ऊपर काम चलता है। जो भी प्रॉपर्टी रेंट आउट होती है वो पोस्ट डेटेड चेक्स के ऊपर होती है। तो कोशिश ये करें कि आप 1 चेक में कर लें, 2 चेक्स में कर लें, एट मैक्स 3 चेक्स में कर लें। इससे ज़्यादा चेक्स पे ना जाएं। उसका रीज़न ये है कि आजकल यू नेवर नो कब चेक बाउंस हो जाए, किसकी जॉब कब ख़त्म हो जाए। तो बेहतर ये है कि आप एक मैक्सिमम टेन्योर तो आप गुजार लें जिसके अंदर आपको एडवांस चेक मिल जाएगा। दूसरा ये कि आप कोशिश करें कि भले आपको थोड़ा सा रेंट कम हो जाए, लेट से 1-2 हज़ार दिरहम कम हो जाए, लेकिन आपको चेक्स मिनिमम हो। ये ना हो कि आपको कोई 8 चेक्स दे रहा हो या 6 चेक्स दे रहा हो, वो अच्छी चीज़ नहीं होगी। तो बेहतर ये है कि डील ऑन मिनिमम चेक्स। कंडीशन फॉर बाउंस्ड चेक्स ज़रूर मेंशन करें अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्योंकि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बाउंस चेक के ऊपर कभी कभी आपको आपका बैंक भी जो है ना फाइन कर देता है। तो मेक श्योर कि वो आपका चेक बाउंस ना हो और अगर चेक बाउंस होता है तो क्लॉज लिखें उसके अंदर कि उसके ऊपर पेनल्टी होगी। लोग 1000 दिरहम की भी पेनल्टी रख देते हैं। मैं कहता हूँ एटलीस्ट 500 दिरहम की पेनल्टी होनी चाहिए क्योंकि उसके अंदर आपके एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आ जाएगी, जो आपका टाइम ज़ाया होगा और जो हेसल होगा वो सारी चीज़ें होंगी। और जब आपको के टेनेंट को पता होगा कि भाई इस चेक के बाउंस होने पे मुझको फ़ाइन भी पड़ना है तो वो कोशिश करेगा कि आपको फ़ाइन के पे किए बगैर अपने पैसे उसके अकाउंट में होने चाहिए जिस टाइम पे चेक की डेट हो। सिक्योरिटी डिपॉजिट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप मेक श्योर करें सिक्योरिटी डिपॉजिट एज मच एज पॉसिबल। कम अज़ कम भी ये आपके रेंट का 5% तो होना ही चाहिए। यानी कि अगर आपका 5000 दिरहम का 50,000 दिरहम एनुअल रेंटल का अपार्टमेंट है या प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर 2500 दिरहम का सिक्योरिटी होना चाहिए। और कोशिश करें कि वो चेक की कंडीशन में ना हो, वो कैश की फॉर्म में हो। उस सिक्योरिटी डिपॉजिट का आपके पास कैश होना चाहिए, आप चेक ना लें उसका। इसके अलावा जो फाइन्स होते हैं या कोई पेनल्टी लगती है टेनेंट के ऊपर तो मेक श्योर करें कि उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखें कि अगर इस तरह की म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से कोई फाइन्स लगते हैं जो कि टेनेंट की वजह से आप प्रॉपर्टी पे लग रहे हैं या टेनेंट पे लग रहे हैं तो वो लायबल होगा टेनेंट पे करने के लिए। क्योंकि वो फिर अगर आपके ऊपर आएगा तो वो एक अलग सिनेरियो बन जाएगा जो कि केसेस होंगे और अलग चक्कर होगा। तो बेहतर ये है कि वो शुरू से ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर
एंटर करें। रेंट इंक्रीज नोटिस, तो दुबई में क्योंकि गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस मामले में कि वो मेक श्योर करते हैं कि रेंट ना टेनेंट्स के राइट्स जो हों वो ख़राब हों, तो बेसिकली दुबई की जो गवर्नमेंट है वो रूल्स को बनाती है इस मामले में। लेकिन फिर भी आप अपने जो टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर क्लॉज ज़रूर डालें, जस्ट इन केस अपने आप को सेव करने के लिए कि रेंट इंक्रीज़ जिस टाइम पर होगा वो कितने % से होगा और किस टाइम के बाद हो सकता है। वो तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है ना कि अगले साल लेट से मार्केट डाउन होगी तो आप रेंट वैसे ही नहीं बढ़वा सकते, लेकिन अगर मार्केट अब ऊपर जा रही है तो कम से कम आपके पास कोई क्लॉज होना चाहिए। नंबर 7th पॉइंट ये है कि आप फेयर यूजेज क्लॉज अपनी प्रॉपर्टी का उसके अंदर वाइल विकेटिंग द प्रॉपर्टी उसके अंदर डालें, यानी कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो अच्छी तरह से यूज़ हुई भी हो, इस तरह ना हो कि वो मिस यूज़ हुई भी हो, उसके अंदर कोई मेजर आपको वियर एंड टियर नज़र आ रही हो। जो नॉर्मल वियर एंड टियर होती है, लेट से पेंट का प्रॉब्लम है या हल्का फुल्के स्क्रैचेस हैं, थोड़ी बहुत मेंटेनेंस है, वो चलती है, वो इट्स अंडरस्टूड। लेकिन इससे ज़्यादा कोई चीज़ होती है तो जिसके लिए आपको अपने पैसे इस्तेमाल करने पड़ेंगे, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट से आप काटेंगे और वो चीज़ उसमें यूज़ करेंगे, लेकिन कभी कभी डैमेज इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो सिक्योरिटी डिपॉजिट से भी कवर नहीं हो सकता। तो मेक श्योर कि वो आप उसके अंदर फेयर यूजेज का क्लॉज डेफिनेटली डालें उसके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। इविक्शन क्लॉज भी ज़रूरी है। 8वां पॉइंट ये है हमारा कि इविक्शन क्लॉज आपका लाजमी होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कि अगर फ़र्ज़ करें आप ख़ुद मूव करना चाहते हैं उस प्रॉपर्टी के अंदर या आप किसी भी वजह से खाली करवाना चाहते हैं, तो एक टाइम पीरियड जो कि नॉर्मली 1 साल का होता है या 1 महीने का होता है नॉन पेमेंट की कंडीशन के अंदर। 1 साल का तो उस वक्त होता है जब आप चाहते हैं कि जो टेनेंट है वो खाली कर दे आपकी प्रॉपर्टी। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आपका टेनेंट पैसे नहीं देता, रेंट पे डिफ़ॉल्ट करता है, तो आपके पास 1 महीने का नोटिस है उसको घर खाली करवाने का, तो वो तो हर सूरत में आपका एविक्शन क्लॉज उसमें होना चाहिए। 9th नंबर पे जो पॉइंट है वो ये कि अगर फ़र्ज़ करें आप प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं तो उस केस में क्या होगा। उस केस में 2 पॉइंट्स हैं। एक तो ये कि अगर आप एविक्शन करना चाहते हैं तो अगेन उसमें आपको पूरा 1 साल चाहिए। लेकिन फ़र्ज़ करें आपको एविक्शन नहीं करवाना, आपको सिर्फ सेल करनी है प्रॉपर्टी, लेकिन सेल करने से पहले लोग देखने आएंगे प्रॉपर्टी को, तो व्यूइंग होगी। तो नॉर्मली लोग 6 से 8 टाइम्स, 6 to 8 टाइम्स मेंशन करते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि इतनी दफ़ा 1 साल में लोग आपकी प्रॉपर्टी देखने आ सकते हैं। तो टेनेंट को उसमें कोऑपरेट करना पड़ेगा। अगर फ़र्ज़ करें लेट से किसी की प्रॉपर्टी है और मैं टेनेंट हूँ, तो मैं ये नहीं चाह रहा कि मेरा जो है ना प्राइवेसी इन्वेस्ट हो जब भी कोई देखने आए, तो मुझे पहले से नोटिस होना चाहिए कम से कम 1 दिन का कि भाई ये कोई प्रोस्पेक्टिव बायर आ रहा है और वो इस प्रॉपर्टी को ख़रीदने में इंटरेस्टेड है, तो प्लीज़ मुझे व्यूइंग करवानी है। तो उस केस के अंदर आपके पास क्लॉज होना चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि आप कम से कम 6 से 8 दफ़ा साल में ये व्यूइंग करवाने की जो टेनेंट है वो ये व्यूइंग करवाए। इसके अलावा 10th पॉइंट ये है कि माइनर जो मेंटेनेंस इश्यूज़ हैं उसका क्लॉज होना चाहिए, क्योंकि हर मेंटेनेंस लैंडलॉर्ड नहीं करेगा। जो दुबई का नॉर्मल स्टैंडर्ड है वो ये कि 500 दिरहम्स की, जो अंडर 500 दिरहम्स की जो भी मेंटेनेंस है वो टेनेंट करेगा और उससे ऊपर की जो मेंटेनेंस है वो लैंडलॉर्ड करेगा। लैंडलॉर्ड जो है बेसिकली एयर कंडीशनिंग हो गई या वाटर हीटर हो गया, इस तरह की बड़ी चीज़ें जो हो गई वो इन एनी केस उसको करनी होंगी। लेकिन फ़र्ज़ करें लेट से कोई वाटर टैप ख़राब है या कोई स्विच बोर्ड ख़राब है या इस तरह की कोई चीज़ें हैं, तो उसके लिए टेनेंट को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और अंडर 500 दिरहम्स की जो भी एक्सपेंस है वो टेनेंट को देना पड़ेगा। अच्छा, 11th पॉइंट ये है कि नॉर्मली जो दुबई के रेंटल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो एक फ़िक्स किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट लोग एडेंडम कॉन्ट्रैक्ट्स भी डालते हैं। तो यानी कि उसके अंदर आप जितने मैंने पॉइंट्स बताए वो सारे पॉइंट्स आपके नॉर्मल रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होंगे, तो मेक श्योर करें कि आप एडेंडम भी डालें और अगर इसके अलावा कोई पॉइंट्स हैं तो उसको भी ऐड करें। तो लेट मी नो इफ़ यू थिंक आई हैव मिस समथिंग, या इसके अलावा कोई और चीज़ें होनी चाहिए, या इसके जो मैंने कहा इसमें कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको अगली वीडियोज़ भी फ़ौरन मिल जाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।